भारतीय संस्कृति, कला एवं परंपरा से संबंधित विभिन्न विषयों पर देश के सर्वोत्कृष्ट विद्वानों के व्याख्यान मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा वीडियो के रूप में तैयार किए जा रहे हैं। हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय डॉक्टर भाई महावीर के प्रारंभिक संदेश के साथ यह श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। मित्रों, किसी राष्ट्र के जीवंत परिचय के लिए उसकी परंपरा में निहित और विकसित कला व संस्कृति का ज्ञान आवश्यक होता है। भारतीय परंपरा में जो कलाएं विकसित हुईं और साहित्य तथा संस्कृति में पुष्पित रूप में दिखाई दी, उनकी महत्ता एवं समृद्धि विश्व के अध्येताओं से छिपी नहीं रही है। यह चिंता का विषय है कि हमारी कला, संस्कृति और परंपराओं की आधारभूत जानकारियों से भी हमारे ही विद्यार्थी भली प्रकार से परिचित नहीं हो पाते। महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आधार पाठ्यक्रम के माध्यम से इस कमी को पूरा करने का विचार अवश्य बना था, परंतु गिने चुने पाठ्यक्रमों के छुटपुट प्रयासों से इन विषयों के साथ न्याय कर पाना संभव नहीं है। हमारे देश के मनीषियों ने समय समय पर भारतीय संस्कृति, परंपरा और कला आदि महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, परंतु अगर ये विचार दृश्य और श्राव्य माध्यमों से विद्यार्थियों तक पहुंचे तो इन विषयों में उनका रुझान बढ़ेगा और वे अधिक जिज्ञासु व सक्रिय होंगे। इसी उद्देश्य से भोज विश्वविद्यालय द्वारा एक विनम्र प्रयास के रूप में देश के चुनिंदा विद्वानों के सरल और सारगर्भित व्याख्यान आयोजित कर उनके दृश्य और श्राव्य कैसेट्स तैयार किए जा रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि इस व्याख्यानमाला के जो प्रारंभिक पुष्प प्रस्तुत करने का सुअवसर इसे मिल रहा है, उनमें संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व कुलपति पद्म भूषण डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र द्वारा संस्कृति और संस्कार तथा संस्कृति, सभ्यता और धर्म विषयों का विवेचन है। इसी श्रृंखला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला के अध्यक्ष तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे विज्ञान एवं संस्कृति विषय पर 4 खंडों में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे और डॉक्टर कपिला वात्स्यायन भारतीय कला पर व्याख्यान देंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर त्रिविक्रमपति के व्याख्यानों के विषय भारतीय संस्कृति की अवधारणा तथा भारतीय संस्कृति और शाश्वत मूल्य रहेंगे। इस कार्यक्रम को सतत रूप से जारी रखने के लिए विश्वविद्यालय ने एक बृहद योजना बनाई है, जिसके लिए दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा विशेष रूप से वित्तीय सहयोग भी दिया जा रहा है। हमें विश्वास है कि देश का प्रबुद्ध वर्ग इस योजना का स्वागत करेगा और इसमें सहयोग देगा। नमस्कार। भारतीय संस्कृति और वाङ्मय की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वैदिक काल से आरंभ यह परंपरा बौद्ध और जैन काल से होते हुए आधुनिक समय तक निरंतर प्रवहमान है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एचपी दीक्षित के विशेष अनुरोध पर ख्यातनाम विद्वान प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र का संस्कृति और परंपरा पर व्याख्यान आयोजित किया गया। यह व्याख्यान मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के दृश्य श्रव्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित हुआ। पद्म विभूषण प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र ख्यातनाम साहित्यकार रहे हैं। आप हिंदी, संस्कृत और भाषा विज्ञान के मानद विद्वान हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ के कुलपति के पद को आपने सुशोभित किया है। इसके साथ ही आप कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी संस्थान के निदेशक रहे हैं और हिंदी के प्रख्यात पत्र नवभारत टाइम्स के संपादक भी रहे हैं। आपकी अनेक पुस्तकें
साहित्य संसार को समृद्ध कर रही हैं। इनमें से कुछ हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आंगन का पंछी और बंजारा मन, यात्राओं की यात्रा, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मैंने सिल पहुंचाई, महाभारत का काव्यार्थ, रीति विज्ञान आदि। प्रस्तुत है पद्म विभूषण प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र का संस्कृति और परंपरा पर व्याख्यान। आचार्य नरेंद्र देव ने संस्कृति की एक परिभाषा यूं की है, संस्कृति मानव चित्त की खेती है। तो उससे लगता है कि शायद मनुष्य का चित्त तो एक ही है, तो संस्कृतियां अलग कैसे होंगी, एक ही संस्कृति होगी। लेकिन प्रश्न यह कि खेती है तो उसके ये जमीन अलग अलग होती है, अलग अलग जमीन की खेती होती है, अलग अलग बीज उसमें पड़ते हैं और अलग अलग जलवायु उसे मिलती है, हवा, पानी, ये सब, धूप, ये सब अलग अलग मिलते हैं। इसके नाते अंतर आता है। तो एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से इसलिए अलग होती है। कुछ तो एक जलवायु का परिवेश अलग होता है, कुछ उसमें जो जन्म जन्म से संचित या पीढ़ी दर पीढ़ी से संचित कुछ विचारों के बीज होते हैं, कुछ स्मृतियों के बीज होते हैं, वे बोए जाते हैं और उन्हें उचित रूप से खाद दी जाती है, उसे पानी दिया जाता है, सींचा जाता है और फलवित होते समय देखा जाता है उसे धूप ठीक मिल रही है, नहीं मिल रही है, ज्यादा तो नहीं मिल रही है, कम तो नहीं मिल रही है। ये सबको जब विचार करते हैं तो उस संस्कृति में गुणवत्ता आती है और उसकी एक अलग पहचान भी बनती चली जाती है। उस देश के भीतर ही अनेक उप संस्कृतियां जन्म लेती हैं इन्हीं सब कारणों से। पर तब भी उनमें कुछ समान धर्मता ऐसी होती, पहचान होती है, कई देश की संस्कृति है। हमारे देश के बारे में भी यही बात है, तो लेकिन उसकी विशेषताएं हैं जो दूसरे देशों में नहीं मिलती। कुछ साझेदारी तो सबके साथ हो जाती है, क्योंकि हर संस्कृति किसी ऐसी मूल्य की तलाश करती है, एक तरह से तलाश ही है मूल्यों की, जो मूल्य आदमी के जीवन को सार्थकता देते हैं, अर्थात उन मूल्यों के लिए जीते हैं तो जीने का कुछ अर्थ होता है और तब जीने में कुछ रस होता है, कुछ स्वाद होता है, कुछ गुणवत्ता होती है। ये मूल्यों से हट जाते हैं तो जीना जैसे बेमानी हो जाता है और लगता है कि इसकी अपेक्षा तो मरना ही ठीक था। ये कैसे घटित, कब घटित होता है, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करना चाहते हैं कि जब हमने कहा खेती है तो खेती निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई फसल कट गई तो खेती समाप्त नहीं होती, फसल बो दी गई, खेती का कार्य समाप्त नहीं होता, तो दूसरा काम होता है, रखरखाव का होता है, निराई का होता है, खरपात हटाते हैं और वर्षा बहुत अधिक हो जाए तो पानी निकालने का होता है, काट करके, कम हो तो कहीं से पानी लेने का होता है। ये सब व्यापार से खेती में चलते हैं, ऐसे संस्कृति के क्षेत्र में भी चलते हैं। वहां पर हम यानी कहाँ से जल लेते हैं, किन किन स्रोतों से जल लेते हैं, पृथ्वी से जो जल मिल रहा है, भूगर्भ से जो जल मिल रहा है, अर्थात अपनी प्राचीन परंपराओं से जो जल मिल रहा है, वो तो मुख्य जल है ही, वो मुख्य स्रोत है ही। लेकिन इसके बाद दूसरे ऐसे स्रोतों से भी लेते हैं जो उसी भूगर्भ जल के कहीं अलग संचित तालाब है, कुछ है, तो हम लेते हैं। हमें शास्त्रों से नहीं मिलता, पुस्तकों से नहीं मिलता, मंदिरों से नहीं मिलता, उनकी मूर्तियों से नहीं मिलता, चित्रों से नहीं मिलता, तो हम जाते हैं कहीं दूसरी जगह, खोजते हैं दूसरे स्रोत, और दूसरे स्रोत हैं लोक संस्कृति।
जिनके बारे में कहीं कोई नक्शा, कोई विस्तृत लेखा जोखा नहीं मिलता, ये लोगों के कंठ में है। और कंठ में होने के नाते बार बार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते समय कुछ तो कुछ बदल जाती है, उसमें उसका रूपांतर हो जाता है। उस रूपांतर के कारण एक जड़ता नहीं होती, स्थिरता नहीं होती, उसमें कुछ लोच होता है, गतिशीलता होती है। उस तत्व के आने के कारण संस्कृति में नए प्राण आते हैं। इसलिए संस्कृति कोई स्थिर पदार्थ नहीं है, बनी बनाई चीजें नहीं है, कुछ बनी है, कुछ बन रही है, कुछ जानी हुई है, कुछ का पता नहीं है क्या होगा, और बन जाता है। लेकिन इसका सूत्र मिलता है, जो हमें धरोहर के रूप में मिलता है, उसमें सूत्र मिलता है, उसी के आधार पर कुछ चीजें और बन रही है। क्योंकि अधिकतर रचना सादृश्य के आधार पर, वजन के आधार पर, एनालॉजी के आधार पर होती है। एक रचना हुई है तो उसी जगह पर हम दूसरी रचना करने लगते हैं, तो नकल नहीं है। लेकिन एक हमारे सामने प्रतिमान है, मॉडल है, तो हम को प्रेरणा मिलती है, ऐसा ही मॉडल हम भी रच सकते हैं। तो संस्कृति में प्रक्रिया चलती है बराबर। तो जिस बात की पहले इशारा कर चुका है, कौन सी मूल चीज भारतीय संस्कृति की, इसी निरंतर हम कुछ कुछ खींचते रहते हैं। तो बहुत संक्षेप में 3 वाक्यों में कह सकते हैं। पहला उसका आधार है कि जीवन, संपूर्ण जीवन एक है, अखंड है। और जब एक है, अखंड है, तो अनेक कैसे उसमें संभव हुआ, अनेक रूप कैसे होते हैं? तो उसकी जो व्याख्या हम लोग करते हैं वो ये है कि एकता होती है तो ही अंतरी अनेकता की प्रतीति भी होती है। क्योंकि एकता का एक रूपता नहीं है। संस्कृति में एकता होती है, एक रूपता नहीं होती है, बहुरूपता होती है, बहुविधता होती है। तो सब में कोई एक वस्तु पर निरंतर ध्यान रहता है। जैसे मैं कहा जब जीवन एक है तो ये ध्यान रहता है कि बाह है, हाथ है, उंगलियां हैं, अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जब संपूर्ण शरीर के साथ जुड़े हुए हैं तभी इनका सौंदर्य है। काट करके रख दिया जाए, हाथ काट करके रख दी जाए उंगली, तो उसका कोई महत्व नहीं, उसमें कोई क्रिया शक्ति नहीं है। उसी प्रकार यदि बहुत प्रकार के रूप दिखते हैं संस्कृति में, सबकी अलग अलग भूमिका होती है और उन सबको एक सूत्र में गुथा हुआ देखते हैं तो उसका सुंदर सौष्ठवपूर्ण अर्थ होता है। अलग अलग देखते हैं तो उनमें कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए एकता के कारण अनेक रूपता सौष्ठव प्राप्त करती है। एकता एक सिद्धांत है। दूसरा आधार है कि इसमें जितने अनेक रूप, अनेक खंड हैं तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंध है। उदाहरण के लिए आप एक अजंता का चित्र देखिए, उसमें आप देखिएगा कि एक बीच में तो बुद्ध की और लोकेश्वर पर बुद्ध की तस्वीर है, क्या चित्र है। रजत बरत नाना प्रकार की वस्तुएं हैं। कल्पवल्ली है, इसमें एक अनंत दूर तक फैली हुई लता है, इसमें फूल, फल, पक्षी एक दूसरे में गुथे हुए हैं। जैसे प्रकृति के ये विभिन्न उपादान एक अनंतता की सृष्टि कर रहे हैं और उस अनंतता के बीच में बुद्ध की मूर्ति हो, बुद्ध का चित्र हो, तो वह अनंतता का बोध कराना बुद्ध के साथ जुड़ करके एक अपूर्व अर्थ देता है। अगर उसे हटा दें, नीली बुद्ध की मूर्ति रखते हैं, तो उसका जो आभास होता है प्रकृति में वो नहीं दिखाई पड़ेगा। उसका कोई मूर्त आकार हमारे सामने नहीं आएगा, उसका प्रतिबिंब नहीं आएगा, अधूरा रहेगा। कालिदास का चित्र है शकुंतला का, शकुंतला को बनाने बैठे हो तो तुम नदी को तो बनाओ, उस मालिनी नदी को बनाओ,
तो हिमालय की तलहटी में है, उस आश्रम को बनाओ जिसमें पेड़ों में वलगल लटक रहे हैं, और उस पेड़ के नीचे आराम से बैठी हुई मृगी को, मृग को बनाओ, और मृग के सींग को बनाओ जिससे कि मृगी अपनी तपाई आंख खुला रही है। लगता क्या स्वतंत्रता से क्या संबंध? कुछ भी संबंध नहीं, लेकिन है संबंध। कितना विश्वास है उस मृगी को, इतनी कठोर चीज सींग और इतनी कोमल चीज आंख, इस सींग से खुलाती है और उसको कोई जोखिम नहीं लगता, कोई खतरा नहीं लगता, इतना अटूट विश्वास है। तो ऐसे विश्वास के वातावरण में शकुंतला पड़ी थी। उस विश्वास के वातावरण से अलग, उस तपस्या के वातावरण से अलग, उस प्रवाह शालिनी नदी के वातावरण से अलग शकुंतला की कल्पना नहीं हो सकती। तो शकुंतला पूरी होती है सब चीजों से। यही है एक दूसरे का घनिष्ठ संबंध, प्रकृति का मनुष्य के साथ संबंध, मनुष्य का संबंध, उसी संबंध का एक रूप है परिवार, कुटुंब। जिस कुटुंब के भाव के विस्तार से वसुधा ही कुटुंब हो जाती है। तो वसुधा को कुटुंब के रूप में देखना, रिश्तों के एक जाल के रूप में देखना इस संस्कृति का एक दूसरा आधार है। तीसरा आधार है कि इसमें निरंतरता है, अखंडता ही नहीं है, निरंतरता है। रूप का परिवर्तन होगा, पहचान बनी रहेगी कि वही है। 25 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो चेहरा बदल गया है, लेकिन हम कहते हैं ये वही व्यक्ति जिसको हमने 25 वर्ष पहले देखा था। कैसे पहचानते हैं? पहचानने का सूत्र क्या है? सूत्र है कि उसका व्यक्तित्व है, उसके चलने का एक ढंग है, उसके देखने का एक ढंग है, उसकी बातचीत की मुद्रा का एक ढंग है, इसी से उसको पहचानते हैं। स्वर है एक विशेष प्रकार का, उससे पहचानते हैं। कुछ अदाएं हैं, उससे हम पहचानते हैं। उसी प्रकार हम एक युग से दूसरे युग की संस्कृति को अलग करके देख सकते हैं, लेकिन तब भी रहेगा संस्कृति तो वही है। हाँ, कुछ वेश बदला हुआ है, कुछ शरीर परिपक्व हो गया है, आवाज वैसी कोमल नहीं रही, सब कुछ वही है, व्यक्तित्व वही है। केवल ये छोटी छोटी चीजें रूपांतरित होती रहती है और जीवन एक निरंतर रूपांतरण है। कभी कभी ये रूपांतरण लोक कथाओं में दूसरे रूप में आता, साहित्य में भी आता है कि व्यक्ति लता में परिवर्तित हो जाए, वृक्ष में परिवर्तित हो जाए, पशु में परिवर्तित हो जाए। तमाम कहानियां मिलेगी कि पशु मनुष्य के स्वर में बोल रहा है। ये सब जो रूपांतर के अभिप्राय हैं, मोटिव हैं, वो हमारी कला में भरपूर मिलते हैं, साहित्य में भरपूर मिलते हैं। ये सभी मोटिव है, सभी अभिप्राय उसी निरंतरता को, परिवर्तनशीलता में एकता की पहचान को इंगित करते हैं। इन तीनों आधारों पर हमारे कर्मकांड होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, हमारे उत्सव होते हैं और हमारा साहित्य हमारे साहित्य को एक चौखटा मिलता है, एक फ्रेम मिलता है। कला इसी के आधार पर चलती है, चाहे लोक के क्षेत्र में चलती हो, चाहे शास्त्र के क्षेत्र में चलती हो, चलती है। इसी रूप में मकान बनते हैं, इसी रूप में मंदिर बनते हैं। मंदिर को लोग समझते हैं घर है, तो घर देवता का घर है, ईश्वर का घर है। मंदिर के इस रूप में नहीं देखते कि मंदिर सर्वों ब्रह्मांड का एक लघु रूप है। इसमें समस्त देवता है, समस्त तत्व है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये सभी तत्व है इसमें। ये कोई नहीं देखता है और देखना चाहिए। हमारी दृष्टि है कि घर कोई जड़ पदार्थ नहीं है। घर में जितनी भी चेतना के उपादान है, घर में सृष्टि के जितने भी संभार है, सब मौजूद है। छोटी सी सृष्टि है वो, और उस सृष्टि को हम बहुत महत्व देते हैं। उसमें पहचानते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए।
उसके स्थान का निर्देश करते हैं और उन स्थानों में उस प्रकार का स्पंदन पाने की कोशिश करते हैं। ये सब ऐसा नहीं है इसको समझा जाए कि एक कपोल कल्पना है कि ख्वाब ख्याली, ऐसा नहीं। मनुष्य की चेतना के गहरे स्तर से इसका बहुत ही गहरा संबंध है। इसलिए जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि एक भीतरी प्रक्रिया क्या हो रही है, कौन आकांक्षा है जो ये रूप ले रही है, और एक बाहरी प्रतीति क्या हो रही है। बाहरी प्रतीति को यह कह करके टाल दें, अरे ये तो केवल बाह्य आचार है, एक कर्म कांड है, अर्थहीन है, ठीक नहीं है। क्योंकि बाहर क्या है और भीतर क्या है, इन दोनों में निरंतर तालमेल स्थापित करना संस्कृति का एक दूसरा अभिलक्षण है। बाहर और भीतर में एक छंद है, एक परस्पर संवाद है, ये देखते रहना चाहिए। हम क्यों सबसे छोटी उंगली से गणना शुरू करते हैं और क्यों दूसरी संस्कृति में अंगूठे से गणना शुरू होती है, उसका कोई संबंध है। अंगूठे से गणना अपने अहंकार को सबसे ऊंचा स्थान देना है। सबसे छोटी उंगली से, कनिष्ठिका उंगली से गणना शुरू करना, गिनती शुरू करना, यह इंगित करता है सबसे छोटा पहला है, उसको प्रथम स्थान देते हैं। तो ये कहीं भीतर विचार है लोगों के अपने आप सहज रूप में होने लगता है। हम कोई भी क्रिया करते हैं उसमें अपने को, अपने दाएं ओर जिसके लिए क्रिया करते हैं उसको रखते हैं। परिक्रमा करते हैं तो देवता की मूर्ति हो तो दाएं ओर रहेगी, निरंतर दाएं ओर रहेगी, और निरंतर दाएं से दाएं और बाएं से दाएं ओर जाना, यह हमारा शुभ कार्य है। हमेशा दाहिनी ओर हम जा रहे हैं। तो सूर्य की उत्तरायण में जो स्थिति होती है उसी का ये सर्वांगी रूप है। तो ये जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है तो हमारे आचार्य में घटित है, इसका उद्देश्य है। और उसकी अभिव्यक्ति अनेक रूप में होती है। ये घटना जो शुरू होती है इसे उत्तरायण की घटना कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। तो कहीं पोंगल के रूप में मनाया जाता है, कहीं बिहू के रूप में, कहीं विशु के रूप में, कहीं लोहड़ी के रूप में, कहीं खिचड़ी के रूप में, अनेक रूप में मनाया जाता है। प्रतीतियां अलग अलग है, लेकिन एक ही प्रयोजन से प्रेरित है, एक विशेष प्रकार के क्षण के उल्लास से प्रेरित है कि एक दूसरे प्रकार का वो ऋतु में आया है, जीवन चक्र में भी आना चाहिए। तो ये जो तालमेल है बाह्य कर्मकांड में, बाह्य व्यक्ति में और भीतर की आवश्यकता में, भीतर की तलब में, वह संस्कृति का ही एक अभिलक्षण है।